नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज की तारीख है मंगलवार 27 जनवरी 2026। आज हम रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष और पिछले 2 हफ्तों में वैश्विक राजनीति में जो बड़े बदलाव आए हैं उनकी गहरी पड़ताल करेंगे। यह कार्यक्रम प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और स्टाइलो न्यूज़ द्वारा तैयार किया गया है। और एक दिलचस्प बात यह है कि स्टाइलो न्यूज़ असल में स्टाइलो इंटेल ऑप्स का ही एक कंज्यूमर वर्जन है जिसे सरकारें, सेना और बड़े बिजनेस इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारे श्रोताओं को एक ऐसा टूल मिल रहा है जो दुनिया के बड़े निर्णयकर्ताओं के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ घटनाओं को एक-एक करके नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पीछे जो पैटर्न है उसे समझने की कोशिश करेंगे। पिछले 2 हफ्तों में आप देखिए 3 बड़ी चीजें साफ तौर पर उभर कर सामने आई हैं। पहली, युद्ध के मैदान में रणनीति में एक बड़ा बदलाव। दूसरी, कूटनीति की मेज पर एक अजीब सा खेल चल रहा है जहां बातचीत और हमले साथ साथ हो रहे हैं। और तीसरी, जो शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है, वो है पश्चिमी देशों के गठबंधन में पड़ती दरारें। चलिए तो फिर पहली बात से ही शुरू करते हैं। युद्ध का बदलता हुआ चेहरा। 5 जनवरी को रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा हवाई हमला किया। क्या ये पहले जैसे हमलों की तरह ही था? नहीं, ये अलग था। इसमें करीब 165 ड्रोन इस्तेमाल हुए, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि ये यूक्रेन की वायु रक्षा को पूरी तरह तबाह करने के लिए नहीं था। ये एक तरह का टोही प्रयास था। टोही प्रयास? मिसाइल हमलों के बजाय अब वो ज्यादा चालाकी से अपने लक्ष्य चुन रहे हैं। लेकिन इस टोही प्रयास में भी तो आम नागरिक मारे गए। कीव के एक मेडिकल क्लिनिक को भी निशाना बनाया गया। तो क्या रूस के लिए इन लोगों की जानें सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने की कीमत थी? ये तो बहुत ही क्रूर रणनीति लगती है। ये निश्चित रूप से क्रूर है और ये दिखाता है कि रूस अब सैन्य ठिकानों के साथ साथ यूक्रेन के मनोबल पर भी चोट करना चाहता है। बिल्कुल, उनके मनोबल और अर्थव्यवस्था दोनों पर। हमने ये 8 जनवरी को भी देखा जब उन्होंने ओडेसा के बंदरगाहों और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रियू पर हमला किया। और ये बंदरगाह तो दुनिया की खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। इन पर हमला करके रूस सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को भी एक संदेश दे रहा है। तो अगर रूस अपनी रणनीति बदल रहा है तो यूक्रेन इसका जवाब कैसे दे रहा है? क्या वो सिर्फ बचाव की मुद्रा में है? नहीं, यूक्रेन भी अब अपनी रणनीति बदल रहा है। वो अब असम्मित युद्ध पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। असम्मित युद्ध, ये क्या होता है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 13 जनवरी को रूस के टागानोरोग शहर में अटलांट एरोड्रोन फैक्ट्री पर हुआ हमला। मतलब यूक्रेन अब युद्ध को रूस की जमीन पर ले जा रहा है और उन जगहों पर चोट कर रहा है जहां रूस को सबसे ज्यादा दर्द हो। और इसी बीच रूस ने अपनी एक नई ओरिश्निक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। ये ओरिश्निक मिसाइल क्या चीज है और ये इतनी खतरनाक क्यों मानी जा रही है? ये मिसाइल इसलिए खेल बदलने वाली मानी जा रही है क्योंकि ये हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक? जी, इसका मतलब है कि इसकी गति आवाज से कई गुना ज्यादा है, जिससे मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे हवा में ही रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और रूस ने इसे लिविव के पास इस्तेमाल किया, जो नाटो और यूरोपीय संघ की सीमा के बहुत करीब है। तो ये सिर्फ एक हमला नहीं था? नहीं, ये पश्चिमी देशों के लिए एक सीधी धमकी थी कि रूस के पास ऐसे हथियार हैं जिन्हें रोकना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। तो एक तरफ तो युद्ध के मैदान में ये नए और खतरनाक मोड़ आ रहे थे और दूसरी तरफ कूटनीति की मेज पर भी हलचल थी। क्या शांति की कोई उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, कूटनीति का खेल इस समय बहुत जटिल है। 6 जनवरी को पेरिस में एक शांति शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें 27 देशों के नेता शामिल हुए। उद्देश्य था यूक्रेन के लिए एक शांति का ढांचा तैयार करना। लेकिन ठीक उसी समय जर्मनी ने शिकायत की कि रूस उस पर हाइब्रिड हमले तेज कर रहा है। एक मिनट, हाइब्रिड हमले से आपका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ साइबर अटैक होते हैं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाइब्रिड हमले में कई चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि साइबर अटैक, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाना या फिर जरूरी बुनियादी ढांचों जैसे बिजली ग्रिड को चुपके से नुकसान पहुंचाना। इसका मकसद होता है किसी देश को बिना सीधी जंग छेड़े अंदर से कमजोर करना। तो एक तरफ शांति की बात और दूसरी तरफ इस तरह के छिपे हुए हमले। और हाल ही में अबू धाबी में भी तो शांति वार्ता शुरू हुई है, पर क्या इन पर वाकई भरोसा किया जा सकता है? खासकर तब जब 24 जनवरी को, जिस दिन ये बातचीत शुरू हुई, रूस ने कीव पर महीनों का सबसे बड़ा मिसाइल हमला कर दिया। आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये रूस की टॉक एंड फाइट रणनीति का एक क्लासिक उदाहरण है। बात भी करो और लड़ो भी। बिल्कुल, वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही वो यूक्रेन पर सैन्य दबाव भी बनाए रखना चाहते हैं ताकि बातचीत में उनकी शर्तें मानी जाएं। और उनकी शर्तें क्या है? क्या कुछ सामने आया है?
हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प है। रूस ने एक प्रमुख शर्त रखी है, यूक्रेनी ऑर्थोडॉक्स चर्च जो मॉस्को पैट्रियार्केट के अधीन है, उसका संरक्षण। चर्च का संरक्षण। जी, ये मांग दिखाती है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं है, बल्कि ये पहचान, धर्म और संस्कृति की भी लड़ाई है। रूस इसे अपने प्रभाव क्षेत्र के एक सांस्कृतिक स्तंभ के रूप में देखता है। इस तरह की शर्त शांति प्रक्रिया को और भी मुश्किल बना देती है। ये सब तो बहुत ही जटिल है, लेकिन आपने शुरू में पश्चिमी गठबंधन में दरारों का जिक्र किया था। मुझे तो लग रहा था कि यूक्रेन के मुद्दे पर सभी पश्चिमी देश एक साथ हैं। सतह पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर काफी कुछ चल रहा है। इसकी शुरुआत हुई पेरिस में हुई सुरक्षा गारंटी की घोषणा से। 7 जनवरी को फ्रांस और ब्रिटेन ने तो युद्धविराम के बाद यूक्रेन में सेना भेजने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन जर्मनी और इटली जैसे देशों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया? हाँ, उनका कहना था कि जब तक स्थायी युद्धविराम नहीं होता वे अपने सैनिक नहीं भेजेंगे। ब्रिटेन ने तो हाँ कर दी, लेकिन क्या वो वाकई ऐसा करने की स्थिति में है? यही तो समस्या है। ब्रिटेन में ही इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनकी सेना के पास इतने संसाधन हैं कि वो इस तरह की तैनाती कर सकें। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति और सैन्य क्षमता के बीच का अंतर दिखाता है। और दरारें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी तनाव बढ़ रहा है। आर्थिक मोर्चा? आप अमेरिका द्वारा रूसी तेल टैंकर को जब्त करने की बात कर रहे हैं? हाँ, और साथ ही ब्रिटेन की उस योजना की भी, जिसमें वो रूस की शैडो फ्लीट के जहाजों को जब्त करके यूक्रेन को फंड देना चाहता है। यहाँ एक और नया शब्द आया, शैडो फ्लीट। हाँ, मैं पूछने वाली थी, शैडो फ्लीट क्या है? ये उन तेल टैंकरों का एक बेड़ा है जो आधिकारिक तौर पर रूस के नहीं हैं। वे अलग अलग देशों में पंजीकृत हैं, उनके झंडे भी अलग अलग होते हैं। रूस इनका इस्तेमाल पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से बचने और अपना तेल दुनिया भर में बेचने के लिए करता है। तो इन जहाजों को जब्त करना तो एक बहुत बड़ा कदम होगा। बिल्कुल, ये आर्थिक युद्ध को एक नए और बहुत आक्रामक स्तर पर ले जाना है। तो ये सब तो रूस के खिलाफ एकजुटता दिखाता है। फिर वो सबसे बड़ी दरार कौन सी है जिसका आप जिक्र कर रहे थे? सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली दरार अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड को लेकर सामने आई है। 11 जनवरी को खबरें आईं कि कई यूरोपीय देश ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य संपत्ति तैनात करने की तैयारी कर रहे हैं, और वे ऐसा रूस या चीन के खिलाफ नहीं कर रहे। तो फिर किसके खिलाफ? वे ये तैयारी अपने ही सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका के खिलाफ कर रहे थे। अमेरिका के खिलाफ? जी। हुआ ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कथित तौर पर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दी, और इसका कारण रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को बताया। अब ग्रीनलैंड तकनीकी रूप से डेनमार्क का हिस्सा है, जो एक नेटो सदस्य है। ये तो एक अभूतपूर्व स्थिति है। मतलब नाटो के सदस्य अपने ही गठबंधन के नेता के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। बिल्कुल, ये नेटो के मूल सिद्धांत, एक सबके लिए सब एक के लिए, पर सीधा सवालिया निशान है। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। क्या इसका संबंध अमेरिका की बदलती नीतियों से है? हाँ बिल्कुल। इसी दौरान अमेरिकी सीनेटर मिच मैकोनेल ने चेतावनी दी कि नाटो का असली संकट यूरोप का कम रक्षा खर्च नहीं, बल्कि अमेरिका की घटती प्रतिबद्धता है। और इस बात की पुष्टि तब हो गई जब अमेरिकी पेंटागन ने अपनी नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति प्रकाशित की। और उसमें क्या था? उस रणनीति में साफ तौर पर कहा गया है कि यूरोप की रक्षा का ज्यादा भार अब यूरोपीय सहयोगियों को ही उठाना होगा। यानी अमेरिका फर्स्ट नीति का एक स्पष्ट प्रतिबिंब। जी, और ये यूरोप को एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में डाल देता है। और जब अमेरिका यूरोप से पीछे हट रहा है, तो एक और बात हुई। वेनेजुएला में मादुरो के हटने से पश्चिमी गोलार्ध में रूस का प्रभाव लगभग खत्म हो गया है। तो अगर हम इन सब घटनाओं को एक साथ जोड़ के देखें, युद्ध के मैदान में बदलती रणनीति, बातचीत की मेज पर धोखे का खेल और पश्चिमी गठबंधन के अंदरूनी मतभेद, तो आने वाले समय में हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होंगी। पहली, अबू धाबी में चल रही त्रिपक्षीय वार्ता का नतीजा। क्या इससे कोई ठोस समाधान निकलता है, या ये भी एक और दिखावा साबित होती है? दूसरी, यूरोपीय देश अमेरिका की नई रक्षा नीति और ग्रीनलैंड की स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? क्या वे ज्यादा एकजुट होते हैं या फिर उनमें फूट पड़ जाती है? और तीसरी, क्या यूक्रेन की रूस के अंदर ड्रोन से हमला करने की रणनीति रूस पर इतना दबाव बना पाती है कि वो अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर हो? आज की चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। इन सभी स्रोतों से एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है कि पश्चिमी सहयोगी एक ही समय में 2 मोर्चों की तैयारी कर रहे हैं। एक मोर्चा रूस के खिलाफ है और दूसरा मोर्चा खुद गठबंधन के भीतर अमेरिका के एक संभावित कदम को लेकर। तो ये गहरा सवाल खड़ा करता है, जैसे जैसे दुनिया की व्यवस्था बदल रही है, पश्चिमी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा कौन है? एक बाहरी आक्रमणकारी या फिर अंदरूनी बिखराव? ये सोचने वाली बात है।
अगर आप भी इसी तरह की गहरी जानकारी और विश्लेषण चाहते हैं तो स्टाइलो न्यूज़ के बारे में और जान लें। ये एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स से अपने लिए व्यक्तिगत खुफिया शैली की जानकारी तैयार कर सकते हैं। AI संचालित समाचार ऑन डिमांड पाने के लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ की सदस्यता लें। आज हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भविष्य के विश्लेषण के लिए विषयों का अनुरोध कर सकते हैं और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं।